नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल और अभिषेक का राजदूत की इस ताज़ा किश्त में। आज हमें 3 देशों की यात्रा करनी है। पहला स्टॉप हमारा फ्रांस है, उसके बाद वियतनाम और फिर हमें जॉर्जिया जाना है। फ्रांस हम सबसे पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सरकार के सामने खड़ा हो गया है बजट का संकट और उससे बड़ा अस्तित्व का संकट भी, क्योंकि वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है प्रधानमंत्री माइकल बार्निये के खिलाफ। अभिषेक, जितने लोगों ने ये सुना कि वहाँ बजट की दिक्कत हो गई, गवर्नमेंट की दिक्कत हुई, तो हमें सबसे पहले दिमाग में यही आया कि जैसे यूएस में शटडाउन्स होते हैं, जब उनका बजट नहीं पास होता तो वहाँ ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, अधिकारियों की तनख्वाह नहीं आती है। क्या ऐसी किसी स्थिति की हम बात फ्रांस में कर रहे हैं या फिर एक बिल्कुल दूसरे तरह का सिस्टम है, एक बिल्कुल दूसरे तरह का क्राइसिस है? वहाँ पर एक दूसरी तरह का क्राइसिस है, क्योंकि जो माइकल बार्निया है वो प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। वो बजट पास करवा सकते हैं। संविधान में इमरजेंसी मेजर्स दिए गए हैं 49.3 जी। उसमें कहा गया है कि बिना संसद की वोटिंग के भी आप बजट पास करवा सकते हैं, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर जो विरोध कर रहे हैं उसके साथ नहीं है, उस बजट के साथ, वो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अगर वो पास होता है तो प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में फिर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होगी, जो इमैनुअल मैक्रों हैं उनके पास ये शक्ति होगी कि वो एक नया प्रधानमंत्री चुने। फ्रांस में अभी जो पार्लियामेंट है वहाँ 2 सदन होते हैं। फ्रांस आप देखेंगे कि आपको वेस्ट यूरोप का देश है, उसके बाद आपको एक समंदर मिलता है, फिर उसके बाद ब्रिटेन। तो वहाँ पर चुनाव हुए थे जून जुलाई में, संसदीय चुनाव। 2 सदन हैं वहाँ। ऊपरी सदन को कहते हैं सेनेट, जैसे कि यूएस में है, और निचले सदन को कहते हैं नेशनल असेंबली। उसमें 577 के आसपास मेंबर्स हैं और मेजॉरिटी का आंकड़ा है 289। तो ये किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। उन्होंने फिर कोalition बनाया। उसमें उस समय ये भी आया कि जो मरीन ला पेन की पार्टी है, नेशनल रैली, राइट विंग मानी जाती है, उसने फर्स्ट राउंड की वोटिंग में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, और फिर ये दिखा कि वो मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर कई लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया उनको रोकने के लिए कि इनका वोट सिर्फ लेफ्ट पार्टियों को जाए। तो इस तरह भी, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। मैक्रों ने जो कोalition बनाया था वो 2nd नंबर पे रही, लेफ्ट विंग पार्टियां पहले नंबर पे रही, और तीसरे नंबर पर मरीन ला पेन की पार्टी रही, नेशनल रैली। तो जब ये हंग पार्लियामेंट हुई तो उस समय प्रेसिडेंट को पावर होता है वहाँ की, आप प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ये देखते हैं कि मेजॉरिटी पावर हो, या फिर जो ऐसा कि जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न आए, या फिर जो सरकार चला ले। तो उन्होंने एक न्यूट्रल आदमी को चुना, माइकल बार्निया। वो यूरोपियन यूनियन में रह चुके हैं। ब्रेक्जिट जब हुआ था ब्रिटेन वाला, तो उसको उन्होंने नेगोशिएट किया था ईयू की तरफ से। तो उनकी वो पर्सनैलिटी है, और उनको माना गया कि दोनों तरफ की पार्टियां, राइट विंग भी और माने जाते हैं कि लेफ्ट विंग भी, वो दोनों समर्थन करेंगे। लेकिन जब बजट की बात आई है तो अब उनके खिलाफ ले आया गया है अविश्वास प्रस्ताव, और बहुत कम संभावना है कि उनकी सरकार बचेगी। मैं एक रॉयटर्स का लेख पढ़ रहा था इसी बातचीत की तैयारी के लिए। उसमें से लिखा था कि जब मैक्रों ने इन्हें चुना तो उनका एक लॉजिक आपने तो बताया कि वो एक सेंट्रिस्ट व्यक्ति को चुनना चाहते थे कि दिक्कत कम हो, लेकिन उसके अंदर ओपिनियन ये थी कि अगर मैक्रो मैंडेट को रिस्पेक्ट कर जाते कि एक लेफ्ट का मतलब वेव आपको नजर आती है, तो उसी पृष्ठभूमि का यदि प्रधानमंत्री होता तो शायद गवर्नमेंट के सर्वाइवल को थोड़ा आसान होता, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर करते हुए एक दूसरे लॉजिक को टो किया। जी बिल्कुल। जो मैक्रो, उनको माना जाता है कि वो थोड़े लेफ्ट विंग के हैं, लेकिन वहाँ भी लेफ्ट विंग में भी आपको राइट, सेंटर और फिर फार लेफ्ट, फिर राइट विंग में भी फार सेंटर और फार राइट मिलता है। तो मैक्रो ने कोशिश की थी कि इनके साथ सहमति से सरकार बनाई जाए, लेकिन फ्रांस में जो व्यवस्था है कि प्राइम मिनिस्टर अगर और प्रेसिडेंट सेम पार्टी से हो तो सरकार बहुत आराम से चलती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत कम पावर्स होती हैं। आपको ऐसे भी मिलेगा कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति होते हैं वो आर्मी को लीड करते हैं। आप सरकार के राष्ट्र के मुखिया होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन अगर सेम पार्टी का है, क्योंकि राष्ट्रपति ने चुना है, इसीलिए वो उनकी मर्जी से काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार की जितनी बजट पास करना, नियम कानून लागू करवाना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब पार्टी अलग हो तो उस समय उस सिचुएशन को कहते हैं कोहेबिशन। तो उस तरह की सह अस्तित्व वाली बात आती है, फिर उस सिचुएशन में दिक्कतें आती हैं। लेकिन कई लोगों ने सरकार चलाई भी है, और इसी सिचुएशन में फिर दिक्कत आती है बजट वाली
इस तरह के कानून पास थोड़ा करवाने। एक आइडिया देंगे दर्शकों को कि फ्रेंच सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब प्रेसिडेंट तो डायरेक्ट वोट से आते हैं शायद वहाँ जी। पे, और प्राइम मिनिस्टर को वो अपॉइंट करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो फ्रांस में जो राष्ट्रपति, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप मतलब पूरे देश की जनता सीधे वोट मैक्रों डालती के है। नाम पर हाँ, आप वोट डालेंगे। और ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है उनको अपॉइंट करने की। प्राइम मिनिस्टर एक तो राष्ट्रपति की मर्जी से काम करते हैं, लेकिन उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता सीधे कि आप बर्खास्त हो जाएं। वो काम संसद का ही है। संसद को जब लगेगा कि इनके पास अच्छा, इसलिए वो नो कॉन्फिडेंस से ही मतलब उनको हटाया जाएगा, तो वैसे हटेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से तो मैक्रो ने इसी सिस्टम के तहत माइकल बार्निये को अपॉइंट किया था, लेकिन अब जैसी स्थिति बन रही है ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय है। अगर बार्निये विश्वास मत हारते हैं और जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नहीं सूट करते हैं मैक्रो को, तो फिर मैक्रो की स्थिति क्या रहेगी? फिर वो इंडिया जैसा सिस्टम हो जाएगा जहां प्राइम मिनिस्टर चीज़ें चलाते हैं और प्रेसिडेंट को सेरेमनीज और एक गर्मामय उपस्थिति का रोल रहता है। अगर वो दूसरी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आते हैं तब, और वो सरकार चला ले पाते हैं तब, क्योंकि आपको दिखेगा कि राइट विंग प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकते, क्योंकि पूरा अगर आप जोड़ेंगे तो लेफ्ट विंग पार्टियों का, लेफ्ट विंग गठबंधन जो है उनका जोड़ है, वहाँ ज़्यादा दबदबा है संसद में। तो राइट विंग प्राइम मिनिस्टर की संभावना कम है। लेकिन जो मैक्रो की पार्टी है, उनका कोलिशन है, वो भी बनाने की स्थिति में नहीं है। तो वो इस तरह की चीज़ें टालम टोल और तोड़ फोड़ ये चलता रहेगा। मैक्रो इसलिए इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो अगला चुनाव होना है वो राष्ट्रपति का, वो 2027 में होना है। उनके पास टाइम है। उनके पास टाइम है, और उसके बाद उनको कोई कार्यकाल नहीं लेना, क्योंकि 2 ही टर्म रह सकते हैं, उसके बाद उनको नहीं मिलेगा। इसलिए भी कई लोग कह रहे हैं कि मैक्रो इस वजह से भी इसको खींच रहे हैं कि असल में अंतिम में पावर मेरे पास रहे। मतलब उनका नुकसान नहीं होगा ये तय है। हाँ, वो यही चाहते भी हैं। हाँ। फ्रांस की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत के जो बड़े सामरिक सहयोगी, जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, उनमें फ्रांस का नाम, हमने रूस का नाम खूब सुना है डिफेंस इंपोर्ट्स में। यूएस, अब वहाँ से इंपोर्ट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। जो इतना हार्डवेयर हम लाते हैं अब ज़्यादा यूएस से लेके आते हैं। लेकिन आप याद, आज़ादी के बाद से ही हम फ्रेंच फाइटर्स, स्पेशली एयरफोर्स को जो हार्डवेयर जाता है वहाँ, उसका बहुत सारा हिस्सा फ्रांस से आता है। और अभी नेवी चीफ की, एडमिरल त्रिपाठी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो एनुअल नेवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि रफाल को लेके बात चल रही है नेवी के लिए, और वो बातचीत जैसे ही क्लोज होगी, उन्होंने कहा इस महीने या अगले महीने, तो उसके बाद में उसे भी खरीद लिया जाएगा। तो उसको भी फ्रांस से ही आना है। तो इसीलिए फ्रांस पर हमारी नज़र बनी रहती है कि फ्रांस में किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। जैसे अभिषेक ने बताया कि सिस्टम बहुत ज़्यादा रॉबस्ट है, उसमें बहुत ऐसा नहीं होगा कि वो गवर्नमेंट काम करना बंद कर देगी। लेकिन फ्रांस की इंटरनल पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा डेवलपमेंट तो है ही। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है या वो अपना बहुमत सदन में खोते हैं किसी वजह से। अगला स्टॉप हमारा जॉर्जिया है। जॉर्जिया के बारे में हम राजदूत में पहले भी बात कर चुके हैं। जॉर्जिया में एक बड़ी दिलचस्प परिस्थिति पैदा हुई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री का मानना है कि हमें नेटो के साथ में, या आप कह लीजिए कि ईयू के साथ में, वो जो पश्चिम वाला जो धड़ा है, पश्चिम की जो पॉलिटिक्स है, उसकी ओर जाने के जो सारे प्रयास थे उन्हें 2028 तक के रोक देना चाहिए। जॉर्जिया के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि नहीं, जैसे पहले काम हो रहा था, जैसे पहले हम ईयू की मेंबरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर रहे थे, उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। तो वहाँ पे हो रहे हैं प्रोटेस्ट, और उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है अभी अभिषेक? प्रोटेस्ट अभी 1 हफ्ते से चल रहे हैं, और जो राष्ट्रपति हैं वहाँ की, उन्होंने सीधे कहा है कि जब तक एक सर्वमान्य प्रधानमंत्री नहीं आता तब तक प्रोटेस्ट करते रहो। मतलब तो ये ईयू की लाइन पे उन्होंने फिर बयान दिया है। बिल्कुल। और बहुत सारे डिप्लोमेट्स जॉर्जिया के जो दूसरे देशों में हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर है। तो ब्लडलेस कू। बिल्कुल। और जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ अभी ये हुई है कि रसिया की तरफ से 2 बयान आए हैं। एक दमित्री पेस्कोव, जो क्रेमलिन है, रूस के सत्ता प्रतिष्ठान का केंद्र मान सकते हैं, जहाँ पुतिन रहते हैं, ऑफिशियल घर और दफ्तर, क्रेमलिन, उनके जो प्रवक्ता हैं पेस्कोव, उन्होंने कहा है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो यूएस वाले करवा रहे हैं और ये वेस्टर्न कंट्रीज, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है।
एक बयान आया है दमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव को आप ऐसे याद रखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे, राष्ट्रपति रहे, और पुतिन ने उस समय रसिया में एक चीज़ होती थी कि एक प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता लगातार। तो बीच में 2008 से 2012 के बीच में पुतिन ने राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ी और फिर खुद प्रधानमंत्री बने, उनको राष्ट्रपति बनाया था। अभी रख के उन्होंने शासन किया था तब। अभी मेदवेदेव जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके वाइस प्रेसिडेंट आप मान सकते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट। तो पुतिन के बाद उनका नंबर आता है उस काउंसिल में। तो वो जैसे न्यूक्लियर अटैक, वॉर, इस तरह की चीज़ों पर फैसले लेती है। तो उन्होंने कहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं है और इन चीज़ों का अंत बुरा होता है। तो उनका स्टेटमेंट, ये इस तरह के बयान देने के लिए कुख्यात और प्रख्यात जो आप कह लीजिए, जैसे यूक्रेन वाला हुआ था तब उन्होंने कहा था हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। वो ऑफिशियल नहीं आता, लेकिन मेदवेदेव अपने अकाउंट से ऐसी चीज़ें कहते हैं। और पेस्कोव के बयान में उन्होंने उस दिन हम बात कर भी रहे थे कि यूरो मैदान प्रोटेस्ट, यूक्रेन वाली बात, उससे उन्होंने लिंक किया है। हाँ, वैसा ही है भी जो वहाँ की राष्ट्रपति कह रही हैं जॉर्जिया की। ईयू की लाइन हमने इसलिए कहा था क्योंकि ये ईयू ने कहा था कि जो मैंडेट वो लेकर के आए हैं वो फेयर नहीं है, वो एक फेयर फाइट में इलेक्शन नहीं जीते। उन्होंने इलेक्शंस को डिनाउंस किया था, शायद रिइलेक्शन की मांग की थी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो जिसके पाले में है वो इधर उधर से रिजाइन कर भी रहा है, जो राजदूत कर रहे हैं। यही चीज़ गवर्नमेंट के अंदर का कॉन्ट्रडिक्शन भी है और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया वेस्ट ने भी और रूस ने भी यूक्रेन में। लेकिन अभी उतनी ड्रामेटिक चीज़ें हो उसकी संभावना मुझे थोड़ी अभिषेक कम लगती है, क्योंकि रूस बहुत इन्वेस्टेड है अभी यूक्रेन में। बिल्कुल, अभी वो एक प्रॉपर कन्वेंशनल वॉर हो गया उनके लिए, क्योंकि उनको जितना इलाका लगभग चाहिए था वो उनके कंट्रोल में है पहले से। तो अगर कोई बड़ी चीज़ ऐसी होती है कि वो डिसाइड करें हम नेटो के साथ जाएंगे ही जाएंगे या फिर ईयू के साथ जाएंगे ही जाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। जो अभी प्रेसिडेंट हैं उनका कार्यकाल दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो जॉर्जियन ड्रीम पार्टी जो वहाँ पावर में है, इसके उनके जाने के बाद वो इस स्थिति में होगी कि अपना राष्ट्रपति नियुक्त कर सके। फिर चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो सकती हैं, नॉर्मल हो भी जाएंगी। हाँ, तो वही है, जॉर्जियन ड्रीम को अपने सपने में मॉस्को भी आता रहता है बीच बीच में, उसी तरह की ये स्थिति है। और इसीलिए उन्होंने अपने, अदरवाइज आप देखेंगे एक टाइम पे, आज से ज़्यादा नहीं 7-8 साल ही पीछे आप चले जाएंगे तो पूरा जो ईस्ट यूरोप है, वहाँ जितनी कंट्रीज़ हैं, मोल्दोवा और वो पूरा बाल्कन, वो सब लोग एक वक्त जाना चाहते थे यूरोजोन में, क्योंकि उनको वहाँ पैसा दिख रहा था, उनको वहाँ पे ट्रेड दिख रहा था, उनको वहाँ पे आगे बढ़ने की राह दिख रही थी। लेकिन अभी इधर ये हुआ है कि एक तो ईयू के भी अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनके ऊपर जो शर्तें ला दी गई हैं कि आप ये करके लाइए, ये करके लाइए, आपके इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, आपकी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए, आपका जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ईयू की अर्हता बहुत सख्त है। और इस तरह की चीज़ें आप जब देखते हैं कि जो ये देश बने, ये सोवियत संघ जब डिजॉल्व हुआ उसके बाद ये देश बने, जॉर्जिया भी, आपको यूक्रेन भी दिखेगा, उस तरफ ईस्टर्न यूरोप में रसिया बॉर्डर से जो लगे देश हैं, काफ़ी ऐसे देश मिल जाएंगे जो बाद में नेटो का हिस्सा भी बने। लेकिन यूक्रेन को लेके रूस अड़ गया, फिर उसने वहाँ, अब लड़ाई ही चल रही है। जॉर्जिया में यही चीज़ हुई थी। और इस तरह की चीज़ें जब आती हैं ना तो ऐसे सर्वेज आते हैं, पोल्स, ओपिनियन पोल्स, पीयू करता रहता है बीच बीच में, पीयू भी, और कुछ ऐसे वेस्टर्न संस्थाएं हैं जो करती हैं पोल्स, और फिर उसमें ये दिखाएंगे कि 80% लोग ईयू के साथ जाना चाहते हैं, 90% लोग इधर जाना चाहते हैं। तो उस पोल्स को लेकर भी रूस काफ़ी सशंकित रहता है। उनका कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। जो आलोचक हैं वो भी कहते हैं कि ये एक तरीका है आपको अपनी तरफ खींचने पब्लिक का, ओपिनियन को स्वे करने का। अगला स्टॉप हमारा वियतनाम है। वियतनाम में एक बड़ा क्यूरियस केस है। अगर आप इंडियन जुडिशरी जिस तरह काम करती है उसी की आपको आदत है या आपने कुछ फिल्में देखी, तो वहाँ पे एक उद्योगपति को हुई है सज़ा, और उनको सज़ा कम करने के बदले अब मांगा जा रहा है एक पेमेंट। जी, वहाँ एक, मैं नाम उच्चारण की जो अशुद्धताएं हैं उसको माफ़ करेंगे, त्रुंग मी लान, ये एक, जब 90s में रिफॉर्म हुए तब ये मार्केट वेंडर थी, दुकान, रेहड़ी लगाती थी, कॉस्मेटिक सामान बेचती थी। फिर बाद में जब वो मार्केट खुला तो उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस में हाथ आजमाया, फिर बहुत सारी संपत्तियां इकट्ठी की। बाद में पता चला कि उन्होंने $44 बिलियन का घपला किया है। एक बैंक है साइगॉन
कॉमर्शियल बैंक, उसमें उसको उन्होंने इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी और उससे सेल कंपनियां बनाकर उन्होंने पैसे लोन में लिए और वो धोखाधड़ी को लेकर हुआ। उनको अप्रैल में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, अप्रैल 2024 में, और फिर उन्होंने अपील की तो कल उनकी अपील खारिज कर दी गई। अब उनके पास रास्ता ये है कि अगर वो उनके ऊपर $12 बिलियन, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास, उनका ये है कि अगर वो 75,000 करोड़ रुपए लौटा दे तो उनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। सज़ा पूरी तरह तो माफ़ नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो जो मौत की सज़ा है उसको उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। लेकिन वो अगर पैसे जुटाएंगी तो उसके लिए उन्हें रियल एस्टेट और जो उनकी संपत्तियां हैं उसको बेचना होगा। तो उनके वकीलों का कहना है कि आप इनकी सज़ा थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि मौत की सज़ा पाने वाले शख्स की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो थोड़ी घट जाती है। तो ये चल रहा है वहाँ ऑब्वियसली, क्योंकि जो बायर है वो वेट कर लेगा उतना, हाँ, कि भाई ये होना ही है, इनका जीवन समाप्त होना, उसके बाद हम बात कर लेंगे। एक अपडेट हम चाहते हैं अपने व्यूअर्स को। हम लोग हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो हमने अभी 2 दिन पहले जानकारी दी थी सीज़ फायर की, वो सीज़ फायर कितना स्टिक कर रही है अभिषेक? वो बहुत ही एकदम पतली डोर से आप कह सकते हैं, कभी भी टूट सकती है। आपको वहाँ के विदेश मंत्री हैं गिडन सार, उनका बयान आपको मिलेगा, हम सुनवा भी देते हैं। We hear claims that Israel is violating the ceasefire understandings in Lebanon. On the contrary, Israel is enforcing them in response to Hezbollah's violations, which demand immediate action. For example, when armed Hezbollah terrorists are identified in southern Lebanon or when they attempt to move weapons. Their presence south of the Litani River is the most basic violation of the understandings. Hezbollah terrorists must not be present south of the Litani. They must move north immediately. I want to emphasize, Israel is committed to the successful implementation of the ceasefire, but we will not accept a return to the situation as it stood on October 6, 2023. If violations occur, Israel will enforce. उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजरायली आर्मी लेबनान में अटैक कर रही है। आईडीएफ का कहना है कि जो लितानी रिवर की बात हुई थी उसके पीछे हिजबुल्लाह नहीं जा रहा, वो हथियार अभी भी इकट्ठे कर रहा है। तो अभी थोड़ा संयम है, लेकिन वो कब टूट जाएगा कहा नहीं जा सकता। कभी भी वो सीज फायर टूट सकता है। और दोनों पक्ष जो हैं, हिजबुल्लाह और इजराइल, दोनों सीधे बात नहीं कर रहे हैं, किसी और के थ्रू बातचीत हो रही है। तो बहुत वो टिकने की संभावना लगती नहीं। और मतलब टिकने की संभावना दोनों तरह से। एक इजराइल का लॉजिक हमको समझ में आ रहा है कि वो चाह रहे हैं सिक्योरिटी इन डेप्थ, कि एक तो आपकी बॉर्डर हो जाएगी लेबनान और इजराइल के बीच में, और उसके बाद भी वो चाह रहे हैं कि 30-40 किलोमीटर आप पीछे जाइए, वो एक नदी को एक वर्किंग बॉर्डर की तरह ही हो गया, एक तरह का बफर जोन आप मान लीजिए उसके पीछे। और वहाँ इजराइल की वर्किंग थ्योरी है कि वहाँ से शायद रॉकेट्स कम आए, वहाँ से शायद रेड्स जो इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो गांव हैं, छोटे छोटे ये बसाहटें हैं, वहाँ पे हिजबुल्लाह की होती रहती हैं या हुई हैं अतीत में। वो चाहते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक डेथ मिले ताकि उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे आकर लौटे। लेकिन आप अगर एक लेबनीज पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे तो उनके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, स्पेशली हिजबुल्लाह के लिए, कि एक तो हम अपने फ्रंट से पीछे हट रहे हैं और हम अपनी लैंड पे 30 किलोमीटर पीछे क्यों जा रहे हैं। इसीलिए सीज फायर्स बड़ी ट्रिकी होती हैं, और दोनों पक्ष अगर इसको माने और बरकरार रखें तो नायाब चीज़ होगी, अच्छा होगा, शांति रहेगी और दोनों तरफ पॉपुलेशन लौट पाएगी। लेकिन जैसा अभिषेक बता रहे हैं कि अभी उतना डिग्री ऑफ ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाया है, तो जब वो होता है उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। ये राजदूत की आज की किस्त इसी नोट पे यहीं कंक्लूड होती है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको कैसे लगी। मिलते हैं आपसे राजदूत की अगली किस्त में। देखते रहिए खबरगांव।